फिर और डिस्कशन में सब लोग कंटिन्यू कर रहे हो ना? हमने कल एक वो डाउनलोड की थी ना, ये ये POI जार्स ना, इसके अंदर कई जार फाइलें हैं ना, देख रहे हो ना? वैसे सच्चाई ये है कि सबकी जरूरत नहीं। एक तो तुम्हें जो चाहिए, एक तो ये चाहिए, तो ये दिख रही है POI 5 पर। देखो यहाँ ढेर सारी जार है ना, लेकिन सबकी जरूरत नहीं है। एक तो इसकी जरूरत है, तो इसको हम ले आके प्रोजेक्ट में तुम्हारे जार फोल्डर के अंदर ठीक है। एक ये चाहिए और एक और चाहिए ये वाला। एक ये चाहिए। आई थिंक इन दो जार से तुम्हारा काम चल जाएगा। एक ये और दूसरी ये XML PO। देखते हैं जरा इसको। ऐड टू बिल्ड पाथ, ठीक है, ऐड हो गया। अब हम लोग चाहें तो यूज कर सकते। याद करो हमने कल एक एक्सेल फाइल बनाई थी ना, आप लोगों से भी कहा था बना लेना। ये एक्सेल डेटा, इसको रखा कहाँ जाए? वैसे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं इसको कहाँ रख देते हैं? प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट के अंदर कहाँ रखते हैं? कहो तो डायरेक्ट यहीं रख देते हैं, या फिर कहो तो ऐसा कर देते हैं, एक नया फोल्डर बना देते हैं। अदर नया फोल्डर नाम रख देते हैं क्या? टेस्ट डेटा, ठीक है। फिनिश करते हैं और इसी के अंदर इसको गलत जगह चला गया क्या? यहाँ से जार से हटा के चलो एक काम करते हैं। अभी तो आज एक बड़ा बेसिक क्लास, एक ऐसे सिंपल क्लास बना रहे हैं। पहले POI को देखते हैं कि किस तरह से ये काम करता है। एक क्लास बना देते हैं, या लिख देते हैं इसका नाम एक्सेल ऑटो फंक्शन। ठीक है। अब हमें उसी एक्सेल में जो डेटा रखा है, उस एक्सेल के डेटा को कोड में लेके आना है। उस एक्सेल के डेटा को हमें क्या करना है? कोड में लेके आना है। कोड में लेके आने के बाद हमें उसे आगे क्या करना है? यूज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम देखो, वैसे देखो हमने लास्ट क्लास में कुछ चीजें लिखी थी ना, कहाँ लिखा था? यही लिखा था, वेब ड्राइवर यूटिल में लिखा था। हाँ,
लिखा, ये जबकि हमने लिखा था, हमने ये कहा था कि ये चीजें ऐसी हैं जो किसे चाहिए, एक आदमी से भी कहोगे कि एक्सेल में से डेटा उठाओ तो यही काम करेगा। पहले फाइल ढूंढेगा, फिर फाइल में क्या ढूंढ, वो फाइल कुछ क्या बोलते हैं, वर्कबुक बोलते हैं ना, फिर वर्कबुक ओपन करेगा, फिर उसमें से वर्कशीट ढूंढेगा, वर्कशीट के अंदर अपनी डेटा का रो ढूंढेगा, रो ढूंढने के बाद कॉलम ढूंढेगा, कॉलम ढूंढने के बाद जो डेटा होगा वो तुम्हें बताएगा। अगर हम तुमसे कहें कि ये डेटा ढूंढ के बताओ या ये डेटा ढूंढ के ले आओ, तो उस हिसाब से तुम भी ये काम करोगे। तो यही सेम चीज है, देखना हम लोग कोड में भी करेंगे। यही सेम काम हमें करना है। इसके लिए सारी क्लासेस और मेथड्स जो हमने जार डाउनलोड करके अटैच की है, उसी के अंदर सारे क्लासेस और मेथड्स रखे हुए हैं। चलो तब देखते हैं कैसे करना है इसे। याद रखना, पहली बात तो एक चीज ये जान, जावा में जैसे अभी हमने कल उस दिन बताया भी था कि तुम्हारे पास डेटा बहुत जगह हो सकता है, अलग अलग जगहों पे हो सकता है। जैसे क्या बताया था, एक्सेल हो सकता है, और क्या हो सकता है, CSV हो सकता है, जेसन हो सकता है, XML हो सकता है, या ये भी होता है प्लेन टेक्स्ट फाइल भी हो सकती है। तो मान लो कहीं भी कोई डेटा रखा हो और तुमसे कोई कहे कि जावा के सहारे वो डेटा उस फाइल से हमें निकालना है, और फाइल चाहे एक्सेल हो, CSV हो, जो भी हो, तो है तो वो एक क्या फाइल ही ना, चाहे उसका एक्सटेंशन कुछ भी हो, लेकिन है क्या वो एक फाइल। तो याद रखना, जावा में पहली बात तो ये हमने आई थिंक बताया भी है, और तुम लोगों ने स्नैपशॉट लेने के टाइम पे देखा भी होगा, जावा में एक क्लास होती है जिसका नाम होता है क्या, फाइल। जावा में एक क्लास ही होती है जिसका नाम क्या होता है, फाइल। फाइल क्लास का काम होता है फाइल पे जो भी काम करना है, जैसे नई फाइल बनाना, फाइल डिलीट करना, ठीक है, या जो काम करना चाहो ऑटोमेटिकली तुम कर सकते हो। तो उसके लिए कौन सी क्लास है, फाइल। तो जब भी हमें इसे यूज करना होता है तो हम न्यू लिखते हैं और फाइल क्लास का क्या बनाते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे देखो न्यू फाइल करके हमने किया, तो तुमको यहाँ दिख रहा होगा कई ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू फाइल, 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 चार तो तुमको दिख ही रहे हैं ना, चार ऑप्शन दिख रहे हैं कि नहीं। ऐसा नहीं चार क्लासेस फाइल की हैं, फाइल तो क्लास कितनी है, एक ही है, लेकिन फाइल क्लास के अंदर चार क्या है, कंस्ट्रक्टर है। याद करो, हमने बताया है, पढ़ाया है, पहले ही बताया है कि जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, अगर वो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तुमसे पैरामीटर मांगे, जैसे ये लोग मांग रहे हैं, तो इसका मतलब वो पैरामीटर किसको चाहिए, कंस्ट्रक्टर को चाहिए। और अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और चार ऑप्शन दिखाई दे, तो इसका मतलब है कि उस क्लास के अंदर चार क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और चार के चारों को क्या चाहिए, डेटा चाहिए। चार के चारों क्या चाहिए, आर्गुमेंट चाहिए, और किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। ये कंसेप्ट है किसका, कंस्ट्रक्टर की ओवरलोडिंग का। ओवरलोडिंग जानते हो ना, एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स हो सकते हैं जिनके पैरामीटर्स में क्या हो, डिफरेंस हो। ऐसे ही एक क्लास के अंदर 4 क्या 10 कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, लेकिन 10 के 10 कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स में क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए, फर्क होना चाहिए, जिसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते थे हम क्या, पैरामीटर या आर्गुमेंट सिग्नेचर। और पैरामीटर सिग्नेचर बना था 3-4 चीजों से मिलकर, जैसे क्या, नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आर्गुमेंट और सीक्वेंस ऑफ आर्गुमेंट। कहीं भी कोई अंतर हो तो ओवरलोडिंग संभव है। भाई ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग बताया जाता है, तुम तैयार रखिए भाई, आपके जुबान पे होनी चाहिए ये चीज। न्यू लिखा और आपने क्या किया, फाइल। हम चलो ये पहला वाला कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं, जिसके अंदर क्या मांग रहा है, वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है क्या मांग रहा है, ये पाथ नेम, मतलब ये तुमसे पाथ मांग रहा है, जो फाइल तुम यूज करना चाहते हो उसकी लोकेशन क्या है। तो हमने न्यू लिखा, फाइल, और यहाँ हमें भेजना है फाइल का पाथ। अच्छा मान लो जैसे ये माई डेटा लिखा हुआ है, ये फाइल यहाँ है। अगर इस फाइल को हमें यूज करना है तो हम क्या करेंगे, इस फाइल के साथ कोई भी वर्क करना हो तो देखो राइट क्लिक करो, जरा इसमें जाओ प्रॉपर्टीज में, तो यहाँ से मिल जाएगा फाइल का पाथ ना, ये है इसकी क्या लोकेशन।
ठीक, और इसका नाम क्या है, माई डेटा डॉट CSV। ये CSV फाइल है, एक्सटेंशन क्या है, टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है ना क्या, डॉट CSV। इससे तुमने क्या किया, फाइल क्लास को एक्सेस, ये अब बन गया तुम्हारा क्या, फाइल ओबीजे। ठीक है, अब तुमने क्या बना लिया, फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट। और भाई सुबह से आके यहीं बैठा करो, क्या समझे, फाइल ओबीजे डॉट करो। देखो यहाँ मेथड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब बहुत कुछ कर सकते हो, अगर फाइल तुमको जो वहां रखी है डिलीट करनी हो, जाके डिलीट करने की जरूरत नहीं है। इसका मेथड ही है, कौन सा है, डिलीट। का काम क्या है, ये अगर अभी चला दो तो फाइल वहां से क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक है, और सिर्फ डिलीट ही नहीं, डॉट करो। और बहुत से मेथड है, देखो एक मेथड है कौन सा, कैन एग्जीक्यूट। अच्छा, फाइल दो टाइप की होती है, EXE फाइल देखिए, EXE। अरे जब वी टाइगर इंस्टॉल किए थे तो उसकी भी क्या थी, EXE ही तो थी। इक्लिप्स भी, जब एक तो इक्लिप्स के भी दो वर्जन आते हैं ना, एक तो है जिप फाइल मिलती है और एक क्या होता है, EXE मिलती है। डबल क्लिक करके इंस्टॉल, EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। जो फाइल, जैसे विंडोज में जो भी फाइल एग्जीक्यूटेबल होती हैं उनका एक्सटेंशन क्या होता है, EXE। तो जैसे देखो एक मेथड है कैन एग्जीक्यूट, ये रिटर्न क्या कर रहा है, ट्रू या फॉल्स। अगर तुम्हारी फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो ये ट्रू देगा, और अगर एग्जीक्यूटेबल नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स देगा। जैसे एक ऑप्शन और है कैन रीड। अगर ऐसा है कि फाइल के ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है, तुम उसे रीड राइट नहीं कर सकते। जैसे तुमने देखा होगा कई बार बहुत सी फाइलें ऐसी होती हैं जब जिन्हें खोलो तो तुमसे पासवर्ड मांगते हैं, कहते हैं पहले, अक्सर खासकर ऐसा मिलेगा, बैंक स्टेटमेंट कहीं से डाउनलोड करो अगर अपने उसका बैंक का, तो वो कोई भी खोल नहीं सकता। ओपन करोगे तो क्या मांगता है, या तुम्हारा आधार कार्ड है, आधार कार्ड डाउनलोड करो अगर, तो आधार कार्ड को हर कोई नहीं खोल सकता। डबल क्लिक करोगे तो कहेगा एक पासवर्ड डालो। पासवर्ड अक्सर क्या होगा, तुम्हारे नाम के 4 अक्षर और तुम्हारा डेट ऑफ, वो जो सॉरी ईयर बर्थ ऑफ, जो ईयर ऑफ बर्थ है, ये दो मिला के पासवर्ड डालोगे तो खुलता है। मतलब क्या है, वो नॉर्मली रीड नहीं कर सकते क्योंकि वो क्या है, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। तो मेथड है कैन रीड, ये भी देता है क्या, ट्रू या फॉल्स। ये भी देता है क्या, ट्रू या फॉल्स। और ये भी यही बताता है, ट्रू कब देता है, अगर फाइल रीड करने लायक है तो क्या देगा, ट्रू देगा। अगर फाइल रीडेबल नहीं है तो क्या देगा, फॉल्स। कई बार देखोगे फाइलें ऐसी होती हैं जो क्या होती हैं, देखो एक मेथड और है कैन राइट, ये भी रिटर्न कर रहा है क्या, ट्रू या फॉल्स। कई बार तुमने देखा होगा फाइल रीड ओनली मोड में होती है, कि उनको देख तो सकते हो लेकिन उसको लिख नहीं सकते, उसको क्या बोलते हैं, रीड ओनली मोड। तो अगर कैन राइट मेथड है, अगर ये मेथड कॉल करो, अगर फाइल रीड ओनली है तो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगर उसमें राइट कर सकते हो तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ये हम दिखा रहे हैं, देखो एक मेथड और है डॉट एग्जिस्ट, है ना, ये भी रिटर्न कर रहा है क्या, बूलियन ना, ट्रू या फॉल्स। अगर यहाँ पे ये फाइल है जो लोकेशन तुमने दिया है, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें माई डेटा 1.csv, माई डेटा 1.csv नाम की तो कोई फाइल नहीं है ना। अब अगर यही मेथड कॉल करोगे, कौन सी, एग्जिस्ट, तो रिटर्न करेगा क्या, फॉल्स। अगर फाइल वहां होगी तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। इसकी कई बार हमें जरूरत पड़ती है, जैसे कई बार होता है कि हमें फाइल बनानी होती है, लेकिन फाइल तब बनानी होती है जब फाइल नहीं होती है, और अगर फाइल होती है तो फिर हमें नहीं बन, जैसे ऐसा है, मान लो कि वहां जाओ, वहां पे एक फाइल तुम्हें न हो तो बनानी है, अगर बनी हुई है तो उसी को यूज करना। तो जब ये ऐसा कुछ कोड लिखोगे तो तुम इस मेथड का यूज करोगे, किसका, एग्जिस्ट। यही मेथड तुमको बताएगा कि अगर ट्रू दे रहा है तो मतलब फाइल इस नाम की वहां है, फॉल्स दे रहा है तो मतलब उस नाम की फाइल वहां नहीं। आई बात समझ में। तो ऐसे देख रहे हैं ना, डिलीट है, एग्जिस्ट है, इस तरह से करके। एक और मेथड देखो, बड़ा अच्छा सा मेथड है इसका, ये 2-3 मेथड तो इसके जरूर याद रखना। एक एग्जिस्ट याद रखना,
और एक मेथड है mkdir। ये शॉर्ट फॉर्म है किसका जानते हो? mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। फोल्डर के लिए कोई अलग से क्लास नहीं है, चाहे फाइल हो चाहे फोल्डर, उन सबको हैंडल करने के लिए यही क्लास बनाई गई है, जिसका नाम क्या है? फाइल क्लास। अगर तुम लिखे, अगर जैसे हम यहाँ लिखे, ने सिर्फ किसका पाथ दिया? डेस्कटॉप तक का। अब अगर हम यहाँ मेथड कॉल करते हैं क्या? mk dir डेस्कटॉप, और जैसे देखो यहाँ मान लो राहुल नाम का कोई फोल्डर तुम्हारे डेस्कटॉप पे नहीं पड़ा है ना, लेकिन अभी चला दो बन जाएगा। अगर चला दोगे ये लाइन, तो अगर वो फोल्डर नहीं है, वो डायरेक्टरी नहीं है, तो वो डायरेक्टरी क्या करेगा? ये बना देगा। है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो क्या करेगा? बना देगा। आ गया ना? वैसे फोल्डर मैनुअली बनाते थे ना, तो तुम फोल्डर्स को बनाना हो, डिलीट करना हो, ये चेक करना हो कि फोल्डर या फाइल वहां है या नहीं है, ये सारे काम होते हैं इस क्लास से, इस फाइल क्लास। बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत जगह हम लोग को जरूरत पड़ती है, बहुत सी जगह हमें इसकी। ये फाइल क्लास तुम्हें कहाँ मिली थी? तुमने इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था, लेकिन याद करो जब स्नैपशॉट ले रहे थे तो एक मेथड कॉल किया था ना, गेट स्क्रीनशॉट एज, जो तुम्हारा था ना टेक्स्ट स्क्रीनशॉट का ऑब्जेक्ट, फिर उसका मेथड कॉल किया था गेट स्क्रीनशॉट एज, तो उसने रिटर्न किया था तुम्हें क्या? स्क्रीनशॉट लेने के बाद एक फाइल तो बनी थी स्क्रीनशॉट की, तो वही फाइल का ऑब्जेक्ट इसने रिटर्न किया। गेट स्क्रीनशॉट एज मेथड के अंदर उन लोगों ने फाइल का ऑब्जेक्ट बनाया होगा, और वही तुमको क्या दिया था? रिटर्न, जो तुमको फाइल का ऑब्जेक्ट वहां पे मिल रहा था। तो बहुत जगह इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके दो तीन, एक mkdir है, एक है mkdir मतलब क्या है? मेक डायरेक्टरीज। जैसे अगर हम यहाँ लिख दें राहुल, राम, तो मान लो राहुल नाम का भी फोल्डर नहीं है, राम नाम का भी फोल्डर नहीं है, तो राहुल और राम क्या करेगा? दोनों बना देगा। राहुल बनाएगा, राहुल के अंदर क्या फोल्डर बना देगा? सब फोल्डर राम नाम का बना देगा। तो ये 3-4 फाइलें, फोल्डर्स इसके, ये याद रखना। कौन कौन से बोले हमने? एग्जिस्ट याद रखना, mkdir और mkdirs, ठीक है। तो ये 3 मेथड तो याद रखना। और वैसे मेथड एक क्या था, और एक मेथड और भी जानते हो क्या? डिलीट। ये 4-5 मेथड तो इसके याद रखना। बाकी 2-3 मेथड और हैं, कैन रीड, कैन राइट, कैन एग्जीक्यूट, वो भी देते हैं क्या? ट्रू या फॉल्स। नाम से नहीं पता चला, कैन रीड, क्या रीड कर सकते हैं? तो वो देखो मेथड क्या देता है? ट्रू या फॉल्स। अगर रीड कर सकते हो तो ट्रू देगा, नहीं रीड कर सकते हो तो क्या देगा? फॉल्स देगा। क्लियर है ये बात? तो चलो ये फाइल क्लास को जानते रहना। तो फाइल क्लास का आइडिया है, अब से याद रखना, कहीं कोई भी फाइल हो, फोल्डर हो, उसको अगर ऑटोमेटिकली उस पर कुछ काम करना है, या नया बनाना है, या फोल्डर के अंदर कुछ बनाना है, या कुछ भी करना है, सबके लिए यूज होगा यही फाइल क्लास, ठीक है। न्यू फाइल लिखना और फिर फाइल का क्या भेजना? पाथ। अगर वो फाइल फिर इसके बाद फिर मेथड्स कॉल कर सकते हो, ठीक है। तो चलो एक बात तो हो गई फाइल के बारे में, जावा में ये है। ऐसे ही एक और क्लास है, फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। नाम से देखते हैं, एक और है बिल्कुल, फाइल आउटपुट स्ट्रीम। इसका काम है जब भी हमें किसी फाइल को रीड करना होता है, फाइल में से डेटा निकालना होता है, तब हम यूज करते हैं किसका? फाइल इनपुट स्ट्रीम का। और जब हमें फाइल में कुछ राइट करना होता है, कुछ लिखना होता है, ऑटोमेटिकली चाहते हैं कि मेरा कोड ही वहां क्या करे, कुछ जाके लिख दे, तो हम यूज करते हैं किसका? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ये दोनों क्लासेस हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम और फाइल आउटपुट स्ट्रीम। और एक क्लास और है
अच्छा हाँ, फाइल इनपुट स्ट्रीम है ना। अब एक चीज और भी जान लेना, एक और वो है इनपुट स्ट्रीम, ये पेरेंट है। इनपुट स्ट्रीम क्या है? पेरेंट है। और फाइल इनपुट स्ट्रीम उसका क्या है? चाइल्ड। ठीक है। ऐसे ही एक आउटपुट स्ट्रीम होता है, वो भी क्या है? पेरेंट है। और फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्या है? चाइल्ड है। क्योंकि सिर्फ इनपुट स्ट्रीम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम ही नहीं होता, एक और भी होता है, जैसे कुछ बाइट इनपुट स्ट्रीम करके। ठीक है। तो उस कंडीशन में जान लेना इसका पेरेंट कौन है? इनपुट स्ट्रीम। और चाइल्ड कौन है? फाइल इनपुट स्ट्रीम। ये कब यूज होता है? जब भी किसी फाइल को रीड करना हो, चाहे वो फाइल एक्सेल हो, चाहे CSV हो, जेसन हो, कोई भी हो। अगर एक फाइल से डेटा उठाना है तुम्हें, तो तुम यूज करोगे किसका? फाइल इनपुट स्ट्रीम का। और एक फाइल में जब डेटा राइट करना होगा तब यूज करोगे किसका? आउटपुट स्ट्रीम। क्लियर है ये बात? देखो नाम से भी लग रहा है ना, कितना अच्छा नाम रखा है, फाइल इनपुट स्ट्रीम। जब फाइल से इनपुट लेना हो, मतलब फाइल से कुछ निकाल रहे हो, इनपुट ले रहे हो ना फाइल से, और उसको कहीं आगे यूज करने का प्लान कर रहे हो, तो वहां क्या देखो, इसलिए इन्होंने नाम रखा है क्या? फाइल इनपुट स्ट्रीम। हमें क्या करना है? अब अपने काम पे आ जाओ। हमारा काम है, हमें एक्सेल में डेटा रखा है, उसको रीड करके ले आना। मतलब फाइल से इनपुट लेना, फाइल को इनपुट देना नहीं। ठीक है। तो इसके लिए हमें यूज करनी है कौन सी क्लास? यही फाइल इनपुट स्ट्रीम। तो पहला काम, इवन अपना वर्क देखो क्या है। पहला काम क्या करना है? तुम्हें अपनी एक्सेल फाइल ढूंढनी है ना? कहाँ पे एक्सेल फाइल ढूंढनी है? और उसका नाम क्या तुमने रखा है? एक्सेल डेटा डॉट XLSX। तो तुम्हें यही करना है। सबसे पहले फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। ये मत भूलना कभी भी। अब इसमें देखो जरा, आर्गुमेंट मांगेगा। ये फाइल इनपुट स्ट्रीम भी एक नहीं, कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। मतलब सेम वही कंसेप्ट, कंस्ट्रक्टर है फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास के अंदर, वो भी कितने? 3 कंस्ट्रक्टर है ओवरलोडेड। एक मांगता है क्या? फाइल का ऑब्जेक्ट। दूसरा मांगता है फाइल डिस्क्रिप्टर का ऑब्जेक्ट। तीसरा मांगता है क्या? स्ट्रीम का। जो तुम्हें आसान लगे कर लो। हमें पता है अपनी फाइल कहाँ रखी है, एक्सेल में कहीं, और मेरी फाइल कहीं रखी है ना, तो उसका पाथ चाहो तो ये तीसरा वाला ऑप्शन यूज करो, जिसमें आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है? स्ट्रिंग। ये भी यूज कर सकते हो या ऐसे यूज कर लो। देखो दोनों ऑप्शन, या तो ऐसे कर लो भाई। क्या फाइल का नाम था? डेस्कटॉप पे नहीं है, कहाँ पे है? डेस्कटॉप पे तो है ही, हमने अपने सिस्टम पे भी रख लिया ना। कहाँ रख लिया? टेस्ट डेटा नाम के फोल्डर के अंदर। टेस्ट डेटा और फिर एक्सेल डेटा डॉट XLS। अच्छा डेस्कटॉप है। याद है एक बात और, आप लोगों को पूरा पाथ देने की जरूरत नहीं है ना, याद है? इस पाथ को क्या बोलते हैं? रिलेटिव पाथ। पाथ में तो होता ही था रिलेटिव और एब्सोल्यूट। तुम्हारे फाइल पाथ में भी होता है क्या? रिलेटिव पाथ और एब्सोल्यूट पाथ। रिलेटिव पाथ का मतलब होता है प्रोजेक्ट के अंदर का पाथ देना। जैसे अब ये मेरी फाइल है, एक्सेल डेटा कहाँ पे है? अगर हम इसके एग्जैक्ट पाथ की बात करें तो एग्जैक्ट पाथ क्या है? जिसे बोलेंगे क्या? एब्सोल्यूट पाथ। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ, यही है ना, इसको उठा के कॉपी करो और क्या करो, यहां पे जाओ और इसे क्या कर दो? पेस्ट। बन गया? चाहो तो ऐसे दे दो। ऐसे देने का एक नुकसान ये होता है कि चलने को तो अभी चलेगा इस सिस्टम पे, लेकिन यही प्रोजेक्ट उठा के हम तुमको दे दें, लेकिन तुम्हारे सिस्टम पे ये चलेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारे सिस्टम पे पाथ क्या है भाई? अलग है। हो सकता है हमने तुमको प्रोजेक्ट दिया भाई, प्रोजेक्ट के अंदर फाइल तो चली गई, लेकिन प्रोजेक्ट उठा के तुमने कहीं रखा, चाहे डेस्कटॉप पे रखा या डी ड्राइव में रखा, कहीं रखा, तो ये काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हर सिस्टम का पाथ क्या है? अलग। भाई तुमने कहीं और रख लिया, और मान लो सेम ही जगह रखा, तब भी
तुम्हारा यूजर नेम कुछ और होगा, दूसरे बंदे का यूजर नेम कुछ और होगा, तो नहीं चलेगा ना। इसीलिए तो कहा जाता है कि पूरा पाथ मत दो, सिर्फ चाहो तो उतना ही पाथ दे दो जो प्रोजेक्ट के अंदर का। जैसे यहां देखो, ये प्रोजेक्ट है ना, प्रोजेक्ट के अंदर टेस्ट डेटा है, टेस्ट डेटा के अंदर फाइल है, तो सिर्फ अंदर का पाथ दो, तुम्हें पूरे सिस्टम की पूरी कहानी बताने की जरूरत नहीं। यही पाथ क्या है, रिलेटिव पाथ। इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्वालिटी ये है कि मान लो हमने तुमको ये प्रोजेक्ट का फोल्डर उठा के दे दिया, तुमने अपने सिस्टम पे कहीं रखा, अपने वर्क स्पेस के अंदर इस प्रोजेक्ट को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, तुम्हारे सिस्टम पे ये चलेगा, क्योंकि तुम भले डी ड्राइव में रखो, सी ड्राइव में रखो, कहीं भी रखो, लेकिन अंदर का पाथ तो सेम है ना। जब पूरा फोल्डर तुम हमसे लिए हो तो तुम्हारे भाई पूरा फोल्डर ले जाओगे तो फोल्डर के अंदर क्या मिलेगा, टेस्ट डेटा मिलेगा, टेस्ट डेटा के अंदर ही क्या मिलेगा, एक्सेल डेटा मिलेगा। तो रिलेटिव पाथ नहीं बदलेगा, लेकिन एब्सोल्यूट पाथ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसीलिए जनरली हम लोग एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं करते, हमेशा हम यूज कौन सा पाथ करते हैं, रिलेटिव पाथ। तो चाहो तो दो ऑप्शन है, चाहो तो फाइल इनपुट स्ट्रीम करो और क्या भेज दो, फाइल का ऑब्जेक्ट जो बनाए, और चाहो तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाओ और सीधे क्या भेज दो, यही पाथ, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये दोनों ऑप्शन देता है, चाहो तो फाइल का ऑब्जेक्ट बना के भेजो और चाहे तो सीधे क्या भेज दो, स्ट्रिंग में पाथ भेज दो, अंदर वो खुद ही फाइल का ऑब्जेक्ट बना के अपना काम कर ले। तो तुम्हारे हाथ में, चाहो तो कहो तो सिर्फ इतना यूज कर ले। चाहो तो सिर्फ इतना यूज कर, ये भी चलेगा, और चाहो तो फिर क्या भेज दें, दोनों चलेगा। क्लियर है, ऐसे भेजो या डायरेक्ट पाथ भेज दो, क्योंकि इसका जो इसके पास तीन कंस्ट्रक्टर है, एक मांगता है फाइल का ऑब्जेक्ट, दूसरा मांगता है क्या, फाइल का पाथ। सिर्फ पाथ दे दो, फाइल का ऑब्जेक्ट वो अपने हिसाब से देख लेगा। अब देखो, अच्छा ये एरर दे रहा है, हमने सब कुछ सही दिया है, क्योंकि भाई देखो ये फाइल का ऑब्जेक्ट मांग रहा था, फाइल का ही भेज रहा है ना, तब क्यों एरर दे रहा है, चेक्ड एक्सेप्शन। याद करो जो थ्रेड डॉट स्लीप पे आता है ना, चेक्ड एक्सेप्शन, और जो पढ़ाया गया एक्सेप्शन आप लोगों को ना, ठीक है। एक्सेप्शन जानते हो दो टाइप के होते हैं, एक चेक और एक अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शन होता है वो कोड लिखने के टाइम पे, कंपाइल टाइम पे ही आना शुरू हो जाता है। उसका कहने का मतलब होता है कि जब कोड लिख रहे हो अभी इसको हैंडल करो। और एक एक्सेप्शन ऐसा होता है जो कंपाइल टाइम पे नहीं आता, जब कोड चलता है रन टाइम पे आता है, उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन। और इसे बोलते हैं क्या, चेक्ड एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन ये लोग क्यों बनाते हैं, जहां रिस्क ज्यादा हो, जहां रिस्क क्या होता है, ज्यादा होता है, जहां ये चांस होता है एरर आने के या एक्सेप्शन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो जावा ऐसी चीजों को क्या बना दिया है जावा वालों ने, चेक्ड एक्सेप्शन में डाल दिया, जिससे कि जब ये तुम लिखो तभी तुमको ये क्या कर दें, आगाह कर दे, तभी तुमको वार्निंग दे दे कि भैया दिक्कत हो सकती है, तो अभी इसको हैंडल कर लो। ठीक है, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन होते हैं ऐसे चेक्ड एक्सेप्शन केस में, एक तो है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन करना, और दूसरा क्या करना, सराउंड विद ट्राई कैच। चाहे जो करके कैसे भी इसको हैंडल करो। फिलहाल अभी हम ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन कर दे रहे हैं। तो यहाँ याद है ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन के बारे में कुछ, इसकी एक देखो यहाँ कर दिए तो अंदर तुमको ट्राई कैच लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन समस्या ये आ जाती है कि जो इस मेथड को कॉल करेगा उसको भी लगाना पड़ेगा, जो उसको कॉल करेगा उसको भी लगाना पड़ेगा। लेकिन ट्राई कैच लगा दो तो यही बात खत्म हो जाती है, कहीं और लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे चलो याद दिला ही देते हैं, जैसे ये 2 लाइन का कोड है ना, चलो एक मेथड ही बना के रख लेते हैं। जैसे मेथड का नाम रख लेते हैं क्या, पब्लिक स्टैटिक वाइड रीड एक्सेल। अब देखो यहां आ रहा है ना, अब देखो यहां से हम मान लो हमने हटा दिया, ये देखो ये होता है इसका। अब अगर हम यहाँ पे क्या करें, ऐड थ्रोज डिक्लेरेशन करें, हैंडल हो गया, एरर गई,
लेकिन मान लो रीड एक्सेल डेटा को हम यहाँ कॉल कर रहे हैं, तो देख रहे हो यहाँ भी एक्सेप्शन आ रही है ना। क्यों? क्योंकि इस जिस मेथड को कॉल कर रहे हो वहां पे तुमने ऐड थ्रोज करके ऐड क्या कर रखा है, एक्सेप्शन को थ्रो कर रखा है। अब जहां कॉल कर रहे हो वहां पे भी ये थ्रो करने की जरूरत पड़ेगी। अब जाएगा। अब मान लो मेन मेथड को कोई और कॉल कर रहा होता तब तो उसे भी करने की जरूरत पड़ती। लेकिन अगर हम यही ऐसे कर दें, इसे ट्राई कैच में डाल दें, ठीक है। मान लो अच्छा यहाँ क्या एक्सेप्शन लिखते हैं ना, एक्सेप्शन मालूम है ना सबका पेरेंट होता है, ये हायरार्की आपको पढ़ाई गई होगी। सबसे मेन जो टॉप पे होता है, जो सबका पेरेंट होता है, वो है थ्रोएबल। थ्रोएबल के दो चाइल्ड होते हैं, एक एरर और एक एक्सेप्शन, ठीक है। और जितने एक्सेप्शंस हैं सारे इसी एक्सेप्शन के चाइल्ड हैं, चाहे वो नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन हो, चाहे नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो, चाहे एलिमेंट स्टेल एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन हो, चाहे एरे आउट ऑफ इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कोई भी एक्सेप्शन, जावा में जितने भी एक्सेप्शन बने हैं सबका पेरेंट कौन है, एक्सेप्शन। इसीलिए ये एक्सेप्शन ऐसी क्लास है जो किसी भी एक्सेप्शन को मैनेज कर सकती है। क्लियर है ये बात ना। लेकिन फिर भी हम लोग बताया गया है कि जैसी जरूरत रहती है उसके हिसाब से हम लोग एक्सेप्शन ऐड करते हैं, जैसी जरूरत रहती है उसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, एक्सेप्शन ऐड करते हैं। इसका बेनिफिट अभी ऐसे क्या होता है, मान लो नल पॉइंटर आया, कुछ भी आया, लेकिन कहाँ जाएगा, कैच के अंदर। जबकि कई बार क्या होता है कि जब भी कोई जैसे कोई हमने 4 लाइन का ये भी समझाया गया था उस क्लास में जब हम पढ़ा रहे थे, तो उस टाइम पे डिटेल में समझाए होंगे कि कई बार क्या होता है, जैसे हमने 4 लाइन का कोड लिखा, अब 4 लाइनों में कई तरह के एक्सेप्शन आ सकते हैं। नो सच एलिमेंट भी आ सकता है, स्टेल एलिमेंट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। एक्सेप्शन सबको मैनेज कर ले, ये प्लस पॉइंट तो है। लेकिन दिक्कत है कि जबकि हो सकता है हर तरह की प्रॉब्लम का या एक्सेप्शन का मेरे पास क्या हो, अलग अलग सोल्यूशन हो। इसीलिए तो पढ़ाया गया था क्या, एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, वैसे जो एक्सेप्शन आता है यहाँ पे, जो इसके लिए स्पेशल बना हुआ है, उसका नाम है क्या, आईयू एक्सेप्शन। क्या नाम है, आईयू एक्सेप्शन। अब क्या होगा, अगर आईयू एक्सेप्शन आया तब तो ये कैच के अंदर जाएगा, तब तो कैच मैच करेगा, ये हैंडल होके कैच के अंदर जाएगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया, मान लो ये फाइल ओबीजे जो है ये क्या है, नल है, फाइल ओबीजे मान लो क्या है, नल है, तो फिर ये आईयू एक्सेप्शन के अंदर नहीं जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो कर देगा, कोड आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन अगर आईयू एक्सेप्शन आया तो कैच में जाएगा और कैच के बाद आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ क्या लिख दिया, सिर्फ एक्सेप्शन लिख दिया, तो चाहे आईयू एक्सेप्शन आए, चाहे नो सच एलिमेंट आए, चाहे नल पॉइंटर आए, कोई भी आए, ये कैच के अंदर, भाई कोई भी एक्सेप्शन होगा, एक्सेप्शन से तो मैच करेगा ही करेगा, ये कैच ब्लॉक में आएगा ही आएगा। क्लियर है ये बात, कोई कंफ्यूजन इसको लेके? चलो एक्सेप्शन है तो यहाँ आईयू एक्सेप्शन लगा दे, ठीक है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल इसमें रख दिया, इसका नाम रख दिया क्या, वेरिएबल का नाम क्या रख दिया, f5। या फिर ये भी कर सकते हैं ना भाई, बिल्कुल ये भी लिख सकते हो, एरर दे रहा है इसको इंपोर्ट करो। क्यों? क्योंकि हमने तुमको बताया ना ये पेरेंट है ना, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखा जा सकता है। अच्छा एक्सेप्शन आ जाए तो क्या करना है, मान लो तुम्हें, फिर हमें मान लो क्या कर देना है, हमने एक बात और बताई थी ना, ई डॉट चाहो तो क्या कर दो, हाँ, प्रिंट स्टैक ट्रेस। तो एक्सेप्शन की डिटेल प्रिंट कर देगा, लेकिन फिर भी कोड आगे बढ़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है हमारे साथ कि हमें लगता है कि जब ये एक्सेप्शन आ जाए तो आगे बढ़ के करोगे क्या। मान लो उसी फाइल पे हमें काम करना है, फाइल आ गया वो एक्सेप्शन,
तो मतलब क्या हो गई, दिक्कत हो गई ना। मान लो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, आईयू एक्सेप्शन। मान लो आईयू एक्सेप्शन आ गया तो कहाँ जाएगा, कैच के अंदर जाएगा कि नहीं। अब जब फाइल ही नहीं मिली तो आगे क्या काम होगा, कुछ होगा। तो कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कैच में कि भैया कैच में तुम क्या कर दो, इसको डिटेल प्रिंट कर देना, और फिर एक लाइन होती है क्या, ये देखो ये क्या कर रहा है, क्योंकि हम यहाँ क्या कर रहे हैं, इसे थ्रो कर रहे हैं, इसलिए ये क्या करवा रहा है, हमें थ्रो करवा रहा है। ठीक है, चलो नहीं भी लिखो, ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। तो सबसे पहला काम तुम्हें यही करना जो तुमने देखा, क्या कि सबसे पहले फाइल का पाथ, फाइल का ऑब्जेक्ट बनाओ या सीधे पाथ यूज करो। मेन काम है तुम्हें क्या, फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्या बनाना, ऑब्जेक्ट। जिस भी फाइल को रीड करना है पहले उसका क्या बनाना है, फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बनाना है, और इसके ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आगे बढ़ो। अब अगला काम क्या करना है, तो ये हमने हैंडल कर ली। क्या हमने क्या किया, फाइल कहाँ है उसका पाथ बता दिया, फाइल को रीड करना है ये बता दिया। रीड करना है तभी तो क्या यूज किया है, इनपुट स्ट्रीम यूज किया। अगर फाइल नई बनानी होती या पुरानी फाइल में कुछ लिखना होता तो शायद हम, या नई फाइल बनानी होती और उसमें कुछ लिखना होता तो हम इनपुट स्ट्रीम नहीं यूज करते, तब क्या यूज करते, आउटपुट स्ट्रीम। अगर कोई फाइल रखी हुई है उसको रीड करना है तो क्या यूज करेंगे, इनपुट स्ट्रीम। क्लियर है ये बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने फिर क्या बताया, हमने बताया तुम्हें है ये जो एक एक्सेल फाइल होती है जो तुमको यहाँ दिखती है, कहाँ दिख रही है, यहाँ भी दिख रही है, या फिर यहाँ दिख रही है, एक्सेल डेटा डॉट एक्सएलएस एक्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्कबुक। एक्सेल वाली अपने टेक्निकल लैंग्वेज में इसे क्या बोलते हैं, वर्कबुक। तो ये एक वर्कबुक है जो हमें, भाई सीधे तो डेटा निकाल नहीं लोगे, तुमसे भी कहें डेटा निकालो तो पहले वर्कबुक ओपन करोगे, वर्कबुक के अंदर क्या ढूंढोगे, वर्कशीट। वर्कशीट के अंदर से डेटा निकालोगे ना। अगर हाथ से भी तुमसे कहें मैनुअली करो तब भी, तो कोड से भी करोगे तो सबसे पहले क्या यूज करना है, वर्कबुक, देन शीट, और इसके बाद आगे की चीजें। तो फिर यहाँ देखते हैं, इसी वजह से ये जो जार हमने बेवजह डाउनलोड नहीं की, उस जार के अंदर क्लासेस और मेथड्स बने हुए हैं इन चीजों को हैंडल करने के लिए। अब देखो ध्यान से, इन लोगों के पास एक क्लास है जिस क्लास का हम नाम लिख रहे हैं न्यू एक्स एस एस एफ वर्क। यार तो लगी है ना, नहीं हो तो गया है, एक मिनट, कहाँ गई वो जार तुम्हारी, यही है ना। इसमें ये एक्सएमएल बीन्स हमने ली है ना। अच्छा ये देखो सर, ये फाइल क्या, अब एक क्लास आ गई ना, न्यू एक्सेसर वर्क। ठीक, देखो एक्सेसर वर्क बुक क्लास भी जो है इसके पास भी कई कंस्ट्रक्टर हैं, तभी देखो कई ऑप्शन दे रहा है कि नहीं, कितने दे रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब क्या है, एक्सेसर वर्क बुक क्लास के अंदर 8 कंस्ट्रक्टर हैं। अगर कोई आर्गुमेंट नहीं भेजोगे तो ये वाला चलेगा, अगर फाइल का ऑब्जेक्ट भेजोगे तो ये वाला चलेगा, और अगर फाइल रीड करनी है ना तो हमें किसका भेजना है, ये इनपुट स्ट्रीम। ठीक है,
तो ये इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मेरे पास है ना, तो बस तुम्हें यही करना है। एरर दे रहा, एरर क्यों दे रहा भाई? क्योंकि सर वो ट्राई के अंदर है। ध्यान से भाई देखो, ये सबका दिमाग इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि ट्राई ब्लॉक के अंदर तुमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। बताया गया है कि जो वेरिएबल जिस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया जाता है वो उस ब्लॉक का क्या कहा जाता है? लोकल वेरिएबल, और उसका स्कोप उसी ब्लॉक तक होता है, उस ब्लॉक के बाहर नहीं होता। तुम देखो ट्राई के अंदर डिक्लेयर किए हो तो सिर्फ ट्राई के अंदर ही उसे यूज कर सकते हो, ट्राई के बाहर नहीं। और हम यहाँ यूज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ? ट्राई के बाहर, जो कि संभव नहीं है। इसके लिए हम एक ये टेक्निक ले सकते हैं, इसको ऊपर ही क्या कर दें? डिक्लेयर। अब भी एरर दे रहा है, अब क्यों दे रहा है? एक ही फाइल को दो बार डिक्लेयर कर दिया है ना। दो भाई, एक बार जब ऊपर डिक्लेयर कर दिया तो अंदर फिर डिक्लेयर की। देखो ये बताया गया है, ये ऊपर के लेवल पे अपर ब्लॉक में डिक्लेयर करोगे तो लोअर ब्लॉक में वो यूज कर सकते हो, लेकिन लोअर ब्लॉक में डिक्लेयर करोगे तो अपर ब्लॉक में डिक्लेयर यूज नहीं कर सकते। लोअर क्या है, अपर क्या है? जैसे मेथड का जो ये ब्लॉक है ये क्या है? अपर ब्लॉक। इसमें जो ट्राई का ब्लॉक है ये क्या है? लोअर ब्लॉक। तो कोई भी चीज जब तुम अपर ब्लॉक में डिक्लेयर करते हो तो वो लोअर ब्लॉक में अपने आप यूज कर सकते हो, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोअर ब्लॉक में डिक्लेयर करो तो अपर ब्लॉक में यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ डिक्लेयर करें और यहाँ ये भी क्या है? अपर ब्लॉक ही है। ये जो हिस्सा तुमको दिख रहा है ये कैसा हिस्सा है? अपर ब्लॉक का। अब क्यों एरर है भाई? एड थ्रोज डिक्लेरेशन, यहाँ पे भी एक्सेप्शन है। और चलो अभी भी एरर। देखो ये ट्राई ब्लॉक है, ध्यान से देखना भाई। देखो सर ये यहाँ डिक्लेयर किया गया, इनिशियलाइज कहाँ होगा? ट्राई के अंदर। लेकिन क्या जरूरी है ट्राई पूरी तरह से चल ही जाए? अगर कोई एक्सेप्शन आना होगा तो ट्राई चल पाएगा? मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए चलते समय, यहाँ इसका पाथ न मिले या कुछ भी हो जाए तो ये लाइन चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। यहाँ क्या आएगा? एक्सेप्शन। जब यहाँ एक्सेप्शन आएगा तो जो ये FIS वेरिएबल है ये इनिशियलाइज नहीं हो पाए। लोकल वेरिएबल के बारे में याद करो यार, बताया गया था कि लोकल वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर करना नहीं जरूरी है, इनिशियलाइज करना भी मस्ट है। डिक्लेयर करो, इसके बाद क्या करो? इनिशियलाइज करो, तब यूज कर सकते हो। यहाँ डिक्लेयर तो हो रहा है, तुम कहोगे सर यहाँ इनिशियलाइज भी तो हो रहा है, लेकिन इनिशियलाइज कहाँ हो रहा है? ट्राई के अंदर। मान लो ट्राई में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो इनिशियलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा आगे का कोड चलेगा तो कैसे चल पाएगा? मान लो यहाँ से चले, ट्राई में कोई प्रॉब्लम आ जाए, इनिशियलाइज नहीं हो पाए, कैच में जाए, कैच में तो इनिशियलाइज हो नहीं रहा, तो ये FIS इनिशियलाइज होगा? नहीं इनिशियलाइज होगा तो ये यूज कैसे होगा? एक लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना क्या होता है? मस्ट। दो रास्ते हैं इसके, चाहो तो ऐसे लिख दो। अब देखो एरर चली गई। क्यों? देखो ये सब सोच के बात करता है, जो जावा का कंपाइलर है सब सोच के बात कर रहा है कि भाई अब ट्राई और कैच दोनों जगह तुमने इनिशियलाइजेशन का कोड लिख दिया ना, तो या तो ट्राई चलेगा या तो फिर ट्राई में दिक्कत आएगी तो कौन चलेगा? कैच। जब कैच चलेगा तब भी या तो तब इनिशियलाइज हो जाएगा, नहीं तो ट्राई से इनिशियलाइज हो जाएगा। दोनों केस में किसी न किसी केस से इनिशियलाइज हो जाएगा। लेकिन जब यही लाइन तुम यहां नहीं लिखते हो तब ये डाउट है ना कि अगर ट्राई नहीं चला तो फिर क्या होगा? तब तो इनिशियलाइज नहीं होगा ना। ऐसे क्या है, ट्राई नहीं चला तो क्या चलेगा? कैच चलेगा। और ट्राई अगर पूरा अच्छे से चल गया तो कैच नहीं चलेगा। लेकिन दोनों केस में इनिशियलाइज तो हो जाएगा। या तो ऐसे करो या बहुत से लोग ऐसे कर देते हैं। जैसे यहाँ एरर दे रहा है ना, यहाँ देखो रेड कलर से है, यहाँ पे लिख दो इक्वल्स टू क्या? नल। याद है ना, किसी भी क्लास टाइप का वेरिएबल हो, किसी भी ऑब्जेक्ट टाइप का वेरिएबल हो, नल एक ऐसी कॉमन वैल्यू है जिससे उसको इनिशियलाइज किया जा सकता है। ये अलग बात है, ये आगे चलेगा। अगर मान लो ये यहाँ बाय डिफॉल्ट क्या डाला? नल डाला। मान लो यहाँ एक्सेप्शन आ गई, इनिशियलाइज उस नई ऑब्जेक्ट से हो नहीं पाया, तब भी बाय डिफॉल्ट उसमें क्या पड़ा?
नल पड़ा है, आगे नल यूज होगा, भले आगे क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो हमने बना दिया क्या, एक्सेसिव वर्कबुक क्लास का ऑब्जेक्ट। तुम्हें यही काम करना। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, भाई इसमें भी तो इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आने की बात कर रहा था, और यहां थ्रो वाली लाइन क्या कर देते हैं। अब अच्छा बताओ, एक्सेसिव वर्कबुक का हमने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। जब हमने ये ऑब्जेक्ट बना दिया, अब इसको एक वेरिएबल में रखें। रख सकते हैं ना। अच्छा, अब ये याद रखना, एक्सेसिव वर्कबुक का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया। याद रखो, जब तुम एक फाइल, एक्सेल फाइल को रीड करते हो जिसका एक्सटेंशन होता है XLSX, तब तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना होता है किसका, एक्सेसिव वर्कबुक। ये आप ठीक है। और एक्सेल फाइल की दो संभावनाएं, एक होता है XLS बनाना और एक होता है XLSX बनाना। देखो दोनों होते हैं, XLSX भी होता है और क्या होता है, XLS भी होता है। XLS देखो, जो बना के दिखाएं, ये एक्सेल डेटा है ना, ये तो बनती है, लेकिन चाहो तो रोक सकते हो। देखो अब ऐसे था क्या, जो एक्सेल था, एक्सेल के भी बड़े वर्जन है ना। अब इस समय मेरे ख्याल से 2020 या कुछ चल रहा हो वर्जन, पहले 2017 था, उसके पहले आई थिंक शायद 2014 था, उसके पहले 2011 था, उसके पहले 2007 था, उसके पहले एक्सेल का कौन सा वर्जन था, 2007, उसके पहले था 2003। जब तक एक्सेल 2003 था, मतलब आज के 10-12 साल पहले की बात कर रहे हैं, तब तक एक्सेल में 12-14 साल पहले, तब तक एक्सेल में एक ही एक्सटेंशन होता था, XLS और XLSX दोनों नहीं होते थे, सिर्फ क्या होता था, XLS। ये कब है, जो एक्सेल का वर्जन 2007 आया, जो आया होगा 12-14 साल पहले, उसके पहले क्या था, एक्सेल 2003 था। एक्सेल 2003 में जब भी कोई फाइल सेव करो तो एक ही एक्सटेंशन था, क्या, XLS। तब XLSX का कंसेप्ट नहीं था। बाद में जब वो लोग ले आए नया वर्जन 2007, तब वहां दो ऑप्शन थे, पुराना वाला भी उन्होंने रखा जो कौन सा था, XLS, और नया भी रखा जिसका नाम क्या रखा, XLSX। तो देखो जरा अच्छे काम करते हैं, सेव एज करते हैं, नाम इसको यही रखते हैं। ये जो है देखो, यहाँ आप एक्सेल वर्कबुक करते हैं, बाय डिफॉल्ट जो है वो क्या सेव करेगा, XLSX ही करेगा। लेकिन अगर तुम यहाँ जाओ और तुमको दिखेगा एक्सेल 97/2003 दिख रहा है ना, या ये एक्सेल 97/2003 वर्कबुक दिख रहा है ना, ये सिलेक्ट। अब जरा सेव करो, डेस्कटॉप पे ही सेव कर रहे हैं, एक फाइल और बनेगी, कौन सी, एक्सेल डेटा। जरा इनको दोनों को थोड़ा आसपास रख के देखो, ये दोनों में कुछ अंतर इनके चिन्हों में नहीं दिख रहा। देखो इसका आइकन थोड़ा सा अलग है और इसका आइकन थोड़ा सा अलग है। ये वाला जो है वो XLS है और ये वाला जो है वो XLSX। दोनों में वही है डेटा, खोल के देखोगे तो तुम्हें कोई अंतर महसूस नहीं होगा। लेकिन एक चीज ये करके देखो, जरा राइट क्लिक करो और इसकी क्या, कहाँ जाओ, प्रॉपर्टीज। क्या है भाई, इसकी साइज कितनी है, 8 KB, 8.79 KB साइज है। किस वाले की बात कर रहे हैं हम, XLSX की। जो XLS था, जो पुराना फॉर्मेट, ये वाला पुराना वाला, अच्छा नीचे वाला है ना पुराना वाला XLS। इसकी जरा देखो तो कितनी से साइज, 17.5 KB। ये मतलब वही डेटा XLS में रखते हो तो 17.5 KB लेता है, वही डेटा XLSX में लेते हो तो कितना ले रहा था, 8.5 KB के आसपास ले रहा था। तो जो नया वाला फॉर्मेट आया उसकी यही अच्छी क्वालिटी थी कि उसकी साइज पहले से क्या थी, कम थी। अगर वही उतना ही डेटा, मान लो 1000 डेटा तुम XLS में रखो, 50 KB ले रहा है, वही 1000 डेटा तुम XLSX में रखो, फॉर्मेट में सेव करो तो 25 KB लेगा, 27 KB लेगा। मतलब उससे डेटा क्या लेगा, ये कम लेगा, क्योंकि जो नया वाला आया था XLSX वो ज्यादा बेटर था पुराने वाले से। भाई कोई भी बात वो है,
जब भी कंपनी कोई चीज नई निकालेगी तो पुराने वाले से क्या होगी, बेहतर ही हो, है ना। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहे डाटा एक्सएलएस में रखो और चाहे एक्सएलएस एक्स में। क्लियर है ये बात। अब एक्सएलएस और एक्सएलएस एक्स क्लियर है ना। तो एक बात और जान लो आज से, एक्सएलएस एक्स में अगर तुम्हें डेटा रखा है तुम्हारा और तुम्हें रीड करना है तो ऑब्जेक्ट बनाना किसका, एक्सेसअप वर्कबुक। और अगर तुम्हारा वही डेटा कहाँ रखा है, एक्सएलएस में रखा है, तब तुम्हें ऑब्जेक्ट बनाना होगा न्यू HSSF वर्कबुक। ये इंटरव्यू में सवाल पूछते हैं कि एक्सेसअप वर्कबुक क्या है या और HSSF वर्कबुक क्या है। तुम तो यही बताओगे कि जब हमें एक्सएलएस एक्स फाइल रीड करनी होती है तो हम एक्सेसअप वर्क का यूज करते हैं, और जब एक्सएलएस करनी होती है तो क्या, HSSF। देखो एक्सएलएस एक्स नाम आया है ना इसका, और ये किसके लिए है, एक्सएलएस। एक्सएलएस एक्स में ये एक्स इसीलिए है एक्सटेंडेड, ये पहले से क्या किए हैं, ज्यादा इसको बेटर बनाए हैं, पहले पुराने वाले को एक्सटेंड करके बनाए हैं, इसलिए इन्होंने इसका नाम क्या रखा है, एक्सएलएस। तुम ये याद रखो, एक्सएलएस एक्स तो एक्सेसअप वर्कबुक, एक्सएलएस तो HSSF वर्कबुक। अब बताओ कौन सी रीड किया जाए, एक्सएलएस एक्स वाली। तो फिर हम ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, एक्सेसअप वर्कबुक। और अगर एक्सएलएस होती तो किसका बनाते, ऐसे HBook नाम रख देते हैं, है ना। और इसका नाम रख देते हैं क्या, यहां पे भी वही करना है, FIS का क्या भेजना है, ऑब्जेक्ट भेजो, जो फाइल स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है दोनों केस में। लेकिन यहां जो भेजोगे किसका, एक्सएलएस एक्स है ना ये जो अभी हम रीड कर रहे हैं, तो हमें कौन सा यूज करना है, ये वाला। और अगर हम एक्सएलएस रीड करेंगे तो कौन सा यूज करेंगे, ये। तो जैसी तुम्हारी फाइल हो वैसा तुम ऑब्जेक्ट बना। ये बात क्लियर है, बोलो। लेकिन एक बात और जान लो कि जिन लोगों ने ये जो तुम एपीआई यूज कर रहे हो एक्सेल को रीड करने के लिए, इसका नाम क्या है, बिल्कुल अपाचे PO है। जानते हो इसके पहले भी एक एपीआई आया करती थी एक्सेल रीड करने के लिए, अब तो वो नहीं दिखती। उसका नाम था क्या, JXL। पहले हम लोग जब यूज करते थे 12-14 साल पहले, तब जब POI नहीं थी तो हम लोग यूज करते थे किसका, JXL का। JXL वाली जार डाउनलोड करते थे, नेट से लगा के यूज करते थे, और वो चलती थी सिर्फ एक्सएलएस पे। बाद में जब अपाचे POI वालों ने, जब एक्सएलएस एक्स भी आ गया है, तो अपाचे POI वालों ने निकाली अपनी एपीआई, अपनी जार, जिसके अंदर क्या है, एक्सएलएस भी हैंडल किया जा सकता है और एक्सएलएस एक्स दोनों हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो हमें क्या यूज करना है, अपाचे POI। अच्छा ये बताओ, क्या दोनों में हमें अंतर दिखता है, ये कौन सी फाइल खुली हुई है, देखते हैं ये। अच्छा कौन सी है, ये है एक्सएलएस। जरा इसको ओपन करो, डेटा दिख रहा। चलो एक काम करते हैं, अब इसको भी ओपन कर लेते हैं। दो एक्सेल डेटा खुले हैं कि नहीं, ना CSV के लिए नहीं है। अपाचे POI जो है एक्सेल को रीड करने के लिए है, एक्सएलएस या एक्सएलएस एक्स को CSV के लिए नहीं है। CSV तो नोटपैड में खुल रही थी ना, आगे दिखाएंगे। CSV अगर रीड करना हो तो उसमें तो बस तुम्हें नोटपैड रीड करने का कोड लिखना है, क्योंकि देख रहे थे उसका डेटा तुम नोटपैड में देख पा रहे थे ना, तो नोटपैड वाला कोड तुम्हें लिखना है, वो तो और आसान है। तुम्हें किसी अलग से जार की जरूरत ही नहीं है, जो जावा में पहले से पड़ा हुआ है ये काम तो उससे भी हो जाएगा। और अगर स्पेशली कोई एपीआई चाहते हो, जार चाहते हो, तो आगे बताएंगे। एक जार है, उसका नाम है, वैसे कई जार्स हैं, एक नाम है CSV रीडर। नेट से डाउनलोड करोगे तो एक एपीआई मिलेगी CSV रीडर, वो CSV को स्पेशली रीड करने के लिए बनाई गई है, लेकिन उसकी भी कोई बहुत जरूरत नहीं है। अब वो तो सीधे नोटपैड में लिखा है ना यार, नोटपैड वाला
कोड लिख लेंगे वो भी उठा के ले आएगा, ठीक है। तो ये तुम देख रहे हो दोनों में कुछ अंतर दिख रहा है ज्यादा? बोलो, दोनों में लगभग क्या है, कोई खास अंतर नहीं। चाहे ये देखो और चाहे ये देखो, डेटा दोनों में क्या है, सेम ही है। हम तुमसे, अच्छा काम दोनों में क्या होगा, लगभग सेम ही होगा भाई। डेटा जिसमें भी पढ़ा है डेटा उसमें ही पढ़ा है, वैसे ही इसमें ही पढ़ा है, वैसे उसमें सब कुछ क्या है, सेम है ना। लेकिन एक अंतर दिख रहा है, साइज में दोनों में फर्क है। एक 8.5 KB का है और एक 17 KB का। तो हमारे तुम्हारे लिए ज्यादा अंतर नहीं दिखता, लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इन लोगों ने अंदर बहुत कुछ चेंज किया होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक्सेल 2003 के बाद और एक्सेल 2007 को नया पन्नी लगा के भेज दिए कि एक्सेल 2007 है, नहीं। जिन लोगों ने ये एक्सेल बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वालों ने, पहले एक्सेल 2003 बनाया था वर्जन, फिर उसमें काफी चेंजेस किए, नया बनाया क्या 2007। एक एंड यूजर को, एक कस्टमर को जनरली पता नहीं चलता, लेकिन टेक्निकली दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तभी तो देखो साइज का फर्क दिख रहा है। वही डेटा वो 8.5 KB में मैनेज कर रहा है नया वाला, और पुराना वाला वही डेटा कितने KB में मैनेज किया करता था, 17 KB, है ना, डबल के आसपास। लेकिन हमारे तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से कोई खास अंतर नहीं है। याद करो, फंक्शनलिटी है जो ऊप्स से पढ़ाई गई। बताओ क्या फंक्शनलिटी, जरा पानी देना है किसी के पास। क्या आपने पढ़ाया है ऐसा ऊप्स को जाना शुरू करो। तो जो कि फंक्शनलिटी, यहां देखो क्या है, फंक्शनलिटी सेम है दोनों, लेकिन अंदर उनका इंप्लीमेंटेशन क्या है, अलग अलग। ये इंटरफेस वाला कंसेप्ट ही तो है, ये इंटरफेस वाला ही कंसेप्ट तो है कि जहां इंप्लीमेंटेशन क्या है, काम सेम हो लेकिन दोनों को करने का तरीका क्या हो, अलग अलग। जैसे क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर, क्रोम ब्राउजर और फायरफॉक्स दोनों में काम सेम होते हैं ना, दोनों में वर्क क्या है, सेम है, लेकिन इंटरनली दोनों को करने का तरीका क्या था, अलग था। इसीलिए उन्होंने क्रोम ड्राइवर अलग से क्लास बनाई, फायरफॉक्स ड्राइवर अलग बनाई, लेकिन एक इंटरफेस बनाया पहले क्या, वेब ड्राइवर, उसमें सारे मेथड्स डिक्लेयर किए, उसको इंप्लीमेंट कर दिया 2 क्लासेस में, क्रोम ड्राइवर और फायरफॉक्स ड्राइवर। किया कि नहीं किया? क्योंकि क्रोम, देखो क्यों किया ऐसा, इन्होंने सोचो जरा ध्यान से, वेब ड्राइवर वालों ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वेब ड्राइवर वालों को समझ में आया कि दुनिया में ब्राउजर है मान लो दो, दोनों में वर्क क्या है, फंक्शनलिटी सेम है, बट इंटरनली उनका इंप्लीमेंटेशन क्या था, उनके लिए ऑटोमेशन का जो कोड वेब ड्राइवर वालों को लिखना था वो था क्या, अलग अलग। चाहते तो दोनों को अलग अलग बना देते तो बेवकूफी हो जाती, फिर तो एक ब्राउजर पे चलता, दूसरे पे चलाने के लिए हर जगह चेंज करना पड़ता ना। याद करो हम जब पढ़ा रहे थे, इसलिए उन लोगों ने कंसेप्ट क्या दिया कि एक वेब ड्राइवर नाम का क्या बनाया, इंटरफेस, जहां फंक्शनलिटी सिर्फ क्या कर दी, डिक्लेयर कर दिया, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिए, उसको एक्सटेंड, उसको इंप्लीमेंट किया किस क्लास में, क्रोम ड्राइवर में, और उसी को इंप्लीमेंट किया कहाँ, वेब ड्राइवर में। दोनों ने अपने अपने मेथड अलग अलग ढंग से बनाए, लेकिन मेथड दोनों में क्या थे, सेम थे ना। मेथड का नाम क्या था, सेम था, लेकिन मेथड के अंदर का कोड दोनों का क्या है, अलग अलग। फायरफॉक्स ड्राइवर का ऑब्जेक्ट जब बनाते हो तो फायरफॉक्स पे काम करता है, क्रोम ड्राइवर का बनाते हो तो किस पे काम करता है। तो सोचो, जो ये अपाचे PY बना रहे थे, ये लोग भी बेवकूफ नहीं थे, इन्हें भी पता था कि चाहे XLSX हो और चाहे क्या हो, XLS हो, चाहे XLS हो और चाहे क्या हो, XLSX हो, दोनों में काम क्या है, सेम, लेकिन इंटरनली दोनों क्या है, अलग अलग है ना। जैसे क्रोम और फायरफॉक्स अलग अलग है ना, भले काम दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तभी तो वेब ड्राइवर बनाने वालों ने 2 अलग अलग क्लास बनाई, लेकिन उनका पेरेंट किसे बनाया, वेब ड्राइवर को। तो सेम यहाँ भी तो वही दिख रहा है, दोनों में फंक्शनलिटी क्या है, सेम है, लेकिन दोनों को इंप्लीमेंट करने का तरीका इनका क्या था, अलग अलग था। इसीलिए देखो 2 क्लासेस बनाई कि नहीं बनाई, एक एक्सेसअप वर्कबुक बनाई और एक क्या बनाई, एक्सेसअप वर्कबुक। लेकिन उसके पहले एक और बनाया, एक इंटरफेस बनाया। क्या बनाया, एक इंटरफेस है भाई, याद रखना इस बात को, एक इंटरफेस बनाया और उसका नाम क्या है मालूम है, वर्कबुक। जो अपाचे PY बनाया उन लोगों ने, वो लोग बेवकूफ नहीं थे कि ऐसे बना देते अलग अलग, तब दिक्कत क्या होती, ये कोड इस पे चलता,
एक्सेस ऑफ वर्कबुक हर जगह यूज करते तो वो फिर एक्सएलएस एक्स पे चलता, लेकिन एक्सएलएस पे नहीं चलता। होता कि नहीं ऐसा होता? या फिर एक्सएलएस पे अगर उसी कोड को एक्सएलएस एक्स नहीं एक्सएलएस पे चलाना होता तो जहां जहां एक्सेस ऑफ वर्कबुक लिखा था हर जगह जा जाके चेंज करना पड़ता क्या हमें एक्सेस ऑफ वर्कबुक। और जब एक्सेस ऑफ वर्कबुक जब हमें एक्सएलएस से फिर एक्सएलएस एक्स पे आना होता तो हर जगह एक्सेस ऑफ वर्कबुक से क्या चेंज करना पड़ता एक्सेस ऑफ वर्कबुक। इसीलिए इन लोगों ने क्या बनाया, सबसे पहले एक वर्कबुक नाम का क्या बनाया इंटरफेस, जो फंक्शनैलिटी थी उसके लिए बस क्या बना दिए, मेथड के नाम लिख दिए, उसको इंप्लीमेंट किया दो अलग अलग क्लासेस में, एक एक्सेस ऑफ वर्कबुक और दूसरा क्या एक्सेस। तो इसीलिए जब भी हम जनरली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाहे एक्सेस ऑफ वर्कबुक का बनाएं और चाहे एक्सेस ऑफ वर्कबुक का बनाएं, हम हमेशा रखते कहाँ हैं, वर्कबुक में। ये सवाल इंटरव्यू में पूछते हैं। और इंटरफेस का एग्जांपल देने में जो वेब ड्राइवर और फ्रंट ड्राइवर बताते हो, फायरफॉक्स ड्राइवर बताते हो, एक एग्जांपल ये भी बता सकते हो कि वर्कबुक एक इंटरफेस है जहां मेथड्स डिक्लेयर्ड है, उनको इंप्लीमेंट किया गया है दो अलग अलग क्लासेस में। एक्सेस ऑफ वर्कबुक में एक्सएलएस के लिए इंप्लीमेंट किया गया है, एक्सेस ऑफ वर्कबुक में एक्सेस ऑफ के लिए। ठीक है, लेकिन चाहे ऑब्जेक्ट इसका बनाओ और चाहे इसका, दोनों को कहां रख सकते हो, वर्क। क्लियर है ये बात? देख रहे हो जितना भी हमने बताया उसमें मेरे ख्याल से आगे का तो बहुत कम बताया है, सारी वही चीजें बता रहे हैं जो इसके पहले हम पहले से बता चुके हैं। अब आगे तो अब हमें किसका ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्कबुक का। अब हमें ऑब्जेक्ट किसका मिल गया, वर्कबुक का। अब हम चलें वर्कबुक के मेथड्स कॉल करें, और इसका नाम भी एक्स बुक भी रख सकते, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन क्या रख देते हैं, डब्ल्यू। अब देखो लिखते हैं डब्ल्यू बुक डॉट, कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्यों? फिर से देखो, अभी 10 मिनट पहले बताया है भाई कि ट्राई के अंदर डिक्लेयर किया गया है ये वेरिएबल ना, ये वाला, तो इसका स्कोप कहां तक है, सिर्फ ट्राई तक ही लिमिटेड है, ट्राई के बाहर नहीं है। अगर तुम्हें बाहर यूज करना है तो या तो फिर वही स्टाइल अपनाओ कि ऊपर ऊपर डिक्लेयर करो और नल से क्या कर दो, इनिशियलाइज। ठीक, अब देखो तो दो काम हो गए, फाइल अपनी मैनेज कर ली हमने, कहाँ है कैसे है, और वर्कबुक का क्या बना लिया, तो वर्कबुक हो गया कि नहीं हो गया, समझ लो तुमने एक्सेल फाइल ओपन कर दी। अब तुम्हें क्या करना है, उसमें से डेटा रीड करना ना, पहले शीट ढूंढनी है ना भाई, 3 शीट है, अपने काम की शीट ढूंढ के तब उसमें काम करते हो तुम ना। तो इसीलिए देखो इन लोगों ने भी एक मेथड बनाया है जिसका नाम रखा है गेट शीट। दिख रहा, दो मेथड दिख रहे होंगे, पहले ध्यान से देखो, ऊपर एक गेट शीट दिख रहा है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग। तो ये कह रहा है कि गेट शीट मेथड का काम होता है, और ये रिटर्न क्या कर रहा है, शीट का ऑब्जेक्ट। ये क्या रिटर्न कर रहा है, शीट का ऑब्जेक्ट। तो जैसे तुम तो इस काम मेथड का गेट शीट का काम यही है कि उस, और आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, स्ट्रिंग ना, शीट का नाम मांग रहा है, जिस शीट में तुम्हें तुम्हारा डेटा रखा है। जरा एक्सेल ओपन करके देखो कहां खुली हुई है, क्या है शीट का नाम, वेरीफाई क्रिएट अकाउंट, इसी में डेटा रखा है ना, तो बस इसी का क्या भेजो तुम, गेट शीट मेथड कॉल करो और आर्गुमेंट में स्ट्रिंग फॉर्मेट में उसी का क्या भेजो, नाम। ये कर सकते। तो अब तुम्हें क्या मिल गई, शीट मिल गई। या फिर एक मेथड और है, गेट शीट ऐड, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, वो मांग रहा है इंडेक्स नंबर, 0 मतलब पहली शीट, 1 मतलब दूसरी शीट, 2 मतलब तीसरी, 3 मतलब चौथी। तो अगर तुम्हें पहली शीट पे काम करना है तो गेट शीट ऐड मेथड कॉल करोगे तो सीधे क्या भेज दो यहाँ, ठीक है। और लेकिन चाहे गेट शीट ऐड हो और चाहे गेट शीट हो, दोनों के बारे में एक बात देखना, दोनों रिटर्न करते हैं किसका ऑब्जेक्ट, शीट का। अच्छा एक बात और आपको बता दें, यही इसी से मैं जान जाओ, एक्सएलएस एक्स के लिए जो क्लास है उसका नाम क्या है मालूम है, शीट। वर्कबुक के लिए कौन सी क्लास है, एक्सेस ऑफ वर्कबुक, और एक्सएलएस के लिए कौन सी है, एक्सेस ऑफ वर्कबुक। ऐसे ही शीट के लिए भी
एक्सएलएस एक्स के लिए जो क्लास है उसका नाम है एक्सेसिव शीट, और एक्सएलएस के लिए जो है उसका नाम क्या है, एचएसएसएफ शीट, और उन दोनों का पेरेंट है एक इंटरफेस जिसका नाम है शीट। चाहो तो शीट में, शीट जो है पेरेंट है, एक्सेसिव शीट और एक्सेसिव शीट दोनों उसके क्या है, चाइल्ड। तो इसका ऑब्जेक्ट भी शीट में रखा जा सकता है, इसका भी ऑब्जेक्ट शीट में रखा जा सकता है। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, वही पेरेंट का ऑब्जेक्ट, इसका शीट का। लेकिन अंदर सच्चाई ये है, ये भाई ये ऑब्जेक्ट शीट का हम बना रहे हैं न्यू करके, बोलो नहीं बना रहे ना, हम एक मेथड कॉल कर रहे हैं, हमको मिल रहा है ना रिटर्न होके, तो मेथड के अंदर तो ऑब्जेक्ट बना होगा ना, और तभी तो रिटर्न हो रहा है, हवा में तो रिटर्न होगा नहीं भाई। अगर एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं तो बना होगा, हमने नहीं बनाया तो इस मेथड के अंदर बना होगा ना। किस मेथड के अंदर, गेट शीट के अंदर। लेकिन गेट शीट के अंदर शीट का ऑब्जेक्ट नहीं बना होगा, शीट का ऑब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, क्योंकि शीट क्या है, इंटरफेस है। ऑब्जेक्ट या तो किसका बना होगा, एक्सेसिव शीट का, या तो किसका बनेगा, एक्सेसिव शीट का। लेकिन उसको रख देंगे पेरेंट में, मतलब किसमें, शीट में, और पेरेंट को क्या कर देंगे, रिटर्न। याद करो एक एग्जांपल और, फाइंड एलिमेंट्स पढ़ाया था, है ना। फाइंड एलिमेंट्स क्या रिटर्न कर रहा था, लिस्ट स्ट्रिंग ना। लिस्ट इंटरफेस है, लिस्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। अब अंदर ऑब्जेक्ट या तो किसका बना होगा, एरे लिस्ट का, या तो किसका बना होगा, लिंक्ड लिस्ट का। लेकिन रखा फिर उसको किसने, उन्होंने लिस्ट में, और लिस्ट को क्या करा दिया, रिटर्न। वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ पे भी इन लोगों ने यूज किया है। तो चलो एरर दे रहा है, इसे इंपोर्ट करो, एरर। अच्छा अब यहाँ पे एक और दिक्कत आएगी कि कई बार जब इंपोर्ट करोगे तो दो आ जाएंगे सेम नेम, तो कौन सा यूज करना है। वैसे तो हमने पहचाना तुमको सिखाया था कि यार देखो तुम्हारे मतलब का दिख रहा है कि नहीं, पैकेज के नाम में ढूंढो, लेकिन दोनों ही पीओआई के हैं, तो दोनों ही काम के हैं। अब कौन सी एग्जैक्टली मेरे काम का है, तो याद रखना इस एक्सेल फाइल को, या ये मैथ वाली कॉपी जैसी है ना, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है क्या, स्प्रेडशीट। इसको क्या बोलते हैं, कई बार लोग ऐसे भी इंटरव्यू पूछेंगे स्प्रेडशीट कैसे रीड करोगे, तो ये मत सोचना स्प्रेडशीट कौन सी बात करती है। स्प्रेडशीट का मतलब वो एक्सेल की बात करती है। जो जैसे ये 4 खाने वाली कॉपी नहीं होती थी, वो क्या है, वो स्प्रेडशीट। याद रखना ये स्प्रेडशीट है ना ये। इसीलिए जब भी ऐसा कभी हो तुम्हारे साथ, अगर यहाँ पे आए दो ऑप्शन आए, तो एक में एसएल है और एक में एसएस वाला यूज, क्योंकि जो तुम रीड कर रहे हो वो क्या है, स्प्रेडशीट है, ये वाला। ठीक यार, वैसे इसमें बहुत कुछ होता है एक्सेल में ना, ग्राफ बनते हैं और शीट बनते हैं, एल भी किसी के लिए होगा, कुछ ऐसा टेबल बनते हैं, और फिर क्या बोलते हैं तुम्हारा पिवोट टेप, वो चार्ट बनते हैं, बहुत तरह की चीजें बनती है एक्सेल में ना। उन चीजों के लिए, उनसे हमें मतलब नहीं है। अब आगे हमें क्या मिल गई, शीट। अब शीट की बात करें, चलो यहाँ तो पहुंच गए तुम भाई, तुम्हारे पास क्या आ गई, शीट आ गई। अब शीट के अंदर होती है क्या, रो। ये पहली रो मतलब ये पूरा जो यहाँ से लेके एंड तक, इसे क्या बोलते हैं, रो। ये पहली रो है, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, ये सब क्या है, रो। तो डेटा इन्हीं रो में पड़ा हुआ है ना। तो इसीलिए तो भाई तुमसे अगर कहेंगे डेटा उठाओ तो पहले कहाँ जाओगे, वर्कबुक में, वर्कबुक से कहाँ जाओगे, वर्कशीट में, शीट से कहाँ जाओगे, रो में। तो देखो ऐसे ही लोगों ने सेम नाम रखा है चीजों का। शीट ओबीजे डॉट एक मेथड और है, क्या नाम है, गेट रो। आर्गुमेंट में क्या भेजना है, इंट मांग रहा है ना, मतलब रो का नंबर, और नंबरिंग ही शुरू करते हैं कहाँ से, 0 से। तो पहली रो का नंबर क्या है, 0, दूसरी का नाम क्या है, 1, तीसरी का नाम क्या, नंबर क्या है, 2। तो अगर मान लो हमें पहली रो रीड करनी है, पहली रो मतलब ये वाली, ये पहली रो, जहां अक्सर हम कॉलम को नाम देते हैं ना, इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी रो है मेरी, पहली रो। तो
तो देखो मेथड का नाम गेट रो, पहली रो से डेटा रीड करना है तो यहाँ क्या भेजो 0, ये तुम्हें देगा किसका ऑब्जेक्ट, देख लो ये भी भाई रो का, इसका ऑब्जेक्ट देगा रो का ऑब्जेक्ट देगा। अच्छा एक बात और याद रख लो, ये भी बता दें फिर से, जो रो है ये भी इंटरफेस है, दो क्लासेस हैं, एक्सेसफ रो और एक्सेप्ट। लेकिन हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, हमेशा देखो चाइल्ड और पेरेंट दोनों है तो हम लोग चाइल्ड का ऑब्जेक्ट कहाँ रखते हैं, हमेशा पेरेंट पे रखते हैं, पेरेंट ही यूज करते हैं। हो गया ना, रो ओबीजे। अब रो तक पहुंच गए। अब रो के अंदर जो ये चीजें दिख रही हैं, ये जैसे ये हो गई पूरी रो, इसको बोलते हैं क्या, रो के अंदर के कॉलम, या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या, सेल। क्या बोलते हैं, सेल। एक सेल ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है, चौथी ये है, पांचवी ये है, छठी ये है। तो इस पूरी रो में कितनी सेल है, 6। वैसे तो सेल है शायद दो, बहुत है, हजारों सेल होंगी, लेकिन जिसमें लिखा गया है वो कितनी है, 6 है ना। तो देखो रो पे पहुंच गए, रो भाई डेटा कहाँ है, रो में थोड़ी ना, रो के अंदर सेल है, सेल के अंदर डेटा है। तो देखो सेम वही स्ट्रक्चर। अब रो ओबीजे जो है, डॉट करो गेट, एक मेथड और कौन सा है, सेल। ये भी आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इंट ना, 0 भेजोगे तो पहली, 1 भेजोगे तो दूसरी, 2 भेजोगे तो तीसरी। अब यहाँ लिख दो भैया 0 अगर, तो कौन सी आएगी, तो देखो हम कहाँ पहुंच गए हैं, पहली रो के पहले सेल, और ये रिटर्न करता है किसका ऑब्जेक्ट, देखो सेल का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ भी देखो कई ऑप्शन आ गए ना, फिर कंफ्यूज नहीं होना, यही एसएस, ठीक। अब सेल ओबीजे आ गया। अब सेल ओबीजे का मेथड है डॉट, एक मेथड है गेट, ना गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। ये क्या करता है, सेल का जो डेटा पड़ा हुआ है स्ट्रिंग में, उसको निकाल के ले आता है ये, और ये मिल गया, ये रिटर्न स्ट्रिंग करता है, तो स्ट्रिंग सेल। और चाहो इसे क्या करो, रन करें, देखो देखो सारा वहां एक्सेल में जो डेटा वहां पड़ा होगा। अच्छा ये कॉल किया है कि नहीं, अच्छा नहीं कॉल किया है, कॉल कर देते हैं, क्या नाम है, रीड एक्सेल। अच्छा ना भाई, अच्छा ये भाई इसकी लिए वजह से आ रहा है, जार की वजह से। बात से ये जार की वजह से आ रहा है, और कौन सा था, तो जरा रिमूव करो। नहीं अभी कुछ मिसिंग है हमारी तरफ से, वही है, जार ही गड़बड़ है। कौन कौन सी जार चाहिए, एक तो ये चाहिए, एक तो ये भी चाहिए, नहीं कुछ समझ में आए तो एक काम कर दे, क्या करें, सारे ही कर दें, तब तो हो ही जाएगा, ठीक है। से इतनों की जरूरत नहीं है, चलो डाल देते हैं सब उठा के।
डाल चुके हैं क्या? काम करते हैं, इसे सबको लगा के कुछ हुए हैं कुछ नहीं हुए हैं ना, ये दिक्कत है। मिनट, ये तो ठीक है। हम्म, देखो आ गया ना, क्या आ गया? यूजर नेम, यही था ना। अगर यहाँ पे हम लिख दें गेट रो 1, तो मतलब क्या हुआ? दूसरी रो, और दूसरी रो का गेट सेल में क्या भेजा है? 0। देखो गेट रो 1 करोगे तो किसका ऑब्जेक्ट लेके आएगा? दूसरी रो का। और फिर जब गेट सेल 0 करोगे तो उसका दूसरी रो का पहला डेटा। देखो दूसरी रो में पहला डेटा क्या पड़ा हुआ है? एडमिन पड़ा हुआ है ना। तो अब कोई भी डेटा निकाल सकते हो। अगर हम ये लिख दें तो इसका क्या मतलब है? दूसरी रो का चौथा डेटा। और दूसरी रो का चौथा डेटा कौन सा है? 1 2 3 4, यही है ना। 5 4 5 4 आना चाहिए। चलो देखते हैं आता है। नहीं आया ना। तो पहले एक बात आज से याद रखना हमेशा इस बात को, ये कौन सी फाइल है, कौन सी बात कर रहे हैं हम? एक्सएलएस एक्स रीड कर रहे हैं ना। चलो हमें क्या निकालना है? दूसरी रो का चौथा डेटा। कैसे पता चल रहा है दूसरी रो का? क्योंकि जब गेट रो 1 करोगे तो ऑब्जेक्ट किसका मिलेगा? दूसरी रो का। और जब दूसरी रो के अंदर डॉट गेट सेल करोगे 3 करोगे तो दूसरी सेल रो का चौथा डेटा। और चौथा डेटा कैसा है? इंट है ना। ये दिक्कत आएगी। यहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? जानते हो, दिक्कत इस लाइन में नहीं है। ये दिक्कत इस लाइन में नहीं है, दिक्कत आ रही है इस लाइन में। क्योंकि तुमने मेथड कॉल किया है क्या? गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू। गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू का काम है स्ट्रिंग डेटा ले आना। लेकिन अगर कभी गलती से वहां क्या पड़ा हो, इंट पड़ा होगा, तो ये लाइन चलेगी तो क्या दे देगा? एक्सेप्शन। अगर तब भी निकालना हो तो इसीलिए देखो मेथड और भी है इसमें। गेट ना न्यूमेरिक सेल वैल्यू, मेथड है कौन सा? गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। लेकिन ये रिटर्न स्ट्रिंग नहीं करता, क्या करता है?
डबल का मतलब जानते हो, दशमलव लगा देगा। अगर रीड भी करके ले आओगे तो आएगा 54 था ना, तो 54.0। देखो जरा रीड करके। अब देखो यहाँ एरर क्यों है, क्योंकि अब ये डबल दे रहा है ना, तो यहाँ स्ट्रिंग तुम नहीं लिख सकते, यहाँ क्या लिख सकते हो, डबल। आ गया ना। तो याद रखना ये कब होता है, जब डेटा इंट मिलता है तब झंझट आती है। क्लियर है ये। और एक बात अच्छी लगी, लेकिन फिर भी मान लो अब यार, अब ऐसे तो हमें पता नहीं होता ना कि एक एक्सेल है उसमें कहीं इंट पड़ा है कहीं स्ट्रिंग पड़ा है, तब तो निकालने में क्या हो जाएगी, झंझट हो जाएगी ना, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा। संजोग से अगर इंट वाला मिला, स्ट्रिंग वाला मिलेगा तो वो मेथड चलेगा, इंट वाला मिलेगा तो वो मेथड चलेगा। तो भाई दोनों में से हम कौन चलाएं। इसीलिए हम लोग कई बार करते हैं, याद रखना एक्सेल फाइल में जब भी मेरा न्यूमेरिक डेटा होता है, न्यूमेरिक का मतलब फुल न्यूमेरिक, जिसमें जैसे हम यहाँ ये लिखते हैं, नहीं आएगी, क्योंकि अब ये डेटा न्यूमेरिक नहीं है, ये डेटा क्या हो गया, अल्फा न्यूमेरिक हो गया ना। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब स्ट्रिंग होता है, इसमें झंझट नहीं आएगी। तो कब दिक्कत आती है, जब प्योर न्यूमेरिक रहता है। ठीक है। अब मान लो हमें रीड करना है, तो एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है, जब भी तुम्हारा न्यू डेटा हो, क्या हो, सारी न्यूमेरिक डेटा हो, प्योर न्यूमेरिक डेटा, उसके आगे एक अपॉस्ट्रॉफी लगाओ, जिसे बोलते हैं क्या, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, वो लगाओ एक। अब ये देखोगे जरा, इसका देखना भी, यहाँ पे देखना ध्यान से, कोने पे कैसा हो जाएगा ये देखो हरे रंग से आ गया ना ऐसा करके। ये तभी लगता है जब हम क्या लगाते हैं, अपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं डेटा। अपॉस्ट्रॉफी हम कब लगाते हैं, जब हमें एक न्यूमेरिक डेटा को एज ए स्ट्रिंग ट्रीट करना होता है तब। तो अक्सर हम लोग ये ट्रिक लगाते हैं जब मान लो कहीं कुछ करना है, ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। और लेकिन अच्छा मान लो हम नहीं चाहते ऐसा करना, हम नहीं चाहते, हम, क्योंकि होता है मेरी एक्सेल फाइल में हजारों डेटा है, हजारों डेटा में सैकड़ों डेटा न्यूमेरिक हो, सैकड़ों डेटा क्या हो, स्ट्रिंग हो, तो हम कहाँ कहाँ अपॉस्ट्रॉफी लगाते फिरेंगे, ढूंढना मुश्किल हो जाएगा ना। हर एक सेल में जाना है, आगे क्या लगाना, अपॉस्ट्रॉफी लगाना, जिससे वो किसमें बदले, स्ट्रिंग डेटा में बदले। तो टेढ़ा काम है ना। इसके लिए हम लोग एक टेक्निक अपनाते हैं, देखो सेल obj डॉट एक मेथड होता है क्या, गेट सेल टाइप। इससे निकाल लेते हैं सेल का टाइप, कि सेल का टाइप न्यूमेरिक है कि सेल का टाइप स्ट्रिंग है। और फिर इफ एल्स लगा के, अगर इफ वो स्ट्रिंग है तो गेट स्ट्रिंग सेल वैल्यू कॉल करें, एल्स इफ वो न्यूमेरिक है तो गेट न्यूमेरिक सेल वैल्यू। दिखाएं जैसे ऐसे, गेट सेल टाइप, इसने क्या रिटर्न किया, सेल टाइप का ऑब्जेक्ट ना। चलो एक वेरिएबल ले लो, कौन सा, एसएस। अब लिख दो इफ सेल टाइप डबल इक्वल टू, एक क्लास होती है, एक मिनट, सेल टाइप तो ठीक है, डॉट, एक मिनट, हाँ, अगर सेल टाइप क्या है, न्यूमेरिक है, डबल इक्वल टू लिखो, ये क्लास है। एक मिनट, इसका नाम थोड़ा बदल देते हैं, इसका नाम रख देते हैं सेल टाइप ओबीजे, कंफ्यूजन, सेल टाइप डॉट न्यूमेरिक। ना एक मिनट यार, हम कुछ गलत कर रहे हैं ना, सॉरी यार। ये
सेल टाइप का ओबीजे मिला है, ऑब्जेक्ट मिला है, उसको मैच करो किससे, सेल टाइप डॉट, अगर वो न्यूमेरिक से मैच कर रहा है तो मतलब ये डेटा जो आया है इसमें ओबीजे, सेल टाइप ओबीजे में क्या है, न्यूमेरिक। और ऐसे ही लगा दो एक और एल्स इफ, और अगर सेल टाइप ओबीजे क्या है, सेल टाइप डॉट, ऐसे कर लो। यहाँ गेट न्यूमेरिक की जगह क्या है, तत्काल कर लो। अब चाहे जो निकालोगे निकले। अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें नंबर, 3 की जगह क्या कर दें, 2 कर दें। अब जिस सेल पे जाएगा किस पे जाएगा, अब इस सेल पे पहुंचेगा, इस सेल में डेटा कैसा है, स्ट्रिंग है, तो यहाँ पे सेल टाइप के अंदर क्या आएगा, सेल टाइप ओबीजे के अंदर क्या आएगा, स्ट्रिंग आएगा। तो ये इससे मैच नहीं करेगा, किससे मैच करेगा, इससे मैच करेगा। अब दोनों केस में ये चल, तो मतलब तुम पता भी कर सकते हो कि जिस सेल में तुम्हारा डेटा है उसका टाइप आखिर क्या है, तो उसका जो भी टाइप निकले उस टाइप को मैच कर लेना इससे। अगर वो न्यूमेरिक है तो ये मेथड चले, स्ट्रिंग है तो ये मेथड चले। अब दोनों केस हैंडल हो जाए, है ना। चलो इतना ही रखते हैं।